हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का ये जो सेशन है ना बच्चे, इसमें मैं ये समझाने के लिए बिल्कुल ही आया हूँ कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज के सेशन में मैं केवल ये बताने आया हूँ आपको कि केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है। फिजिक्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आप अग्रवाल क्लास में आके पढ़ रहे हो, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है और केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ा तो आपको रहे हैं, बट उसका करेक्ट वे क्या होगा, उस करेक्ट वे को हम लोगों को समझना है और उसी करेक्ट वे को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में, और हम लोग अग्रवाल क्लास में आपको क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों के लिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों के लिए जो डीपीएससी दी जाती है, डीपीएससी और डीपीएससी प्रोग्राम्स को सभी बच्चे 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सपोज करें किसी डीपीएससी में आपको 50 क्वेश्चंस की डीपीएससी दी गई है, 50 क्वेश्चंस की, तो आप ध्यान से समझो जरा कि यदि आपको 50 क्वेश्चंस की डीपीएससी दी गई है और आपको 2 डेज का टाइम मिला हुआ है उस डीपीएससी को सॉल्व करने का, तो जो भी आपको स्टडी करवाया गया है क्लास के अंदर, मेरे ख्याल से हम लोग डीपीएससी तभी देते हैं और उन्हीं क्वेश्चन टॉपिक पर बेस देते हैं जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके होते हैं टॉपिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब टॉपिक कवर हो गया और 50 क्वेश्चंस की डीपीएससी दी गई है, तो मिनिमम इसका 50% जो पार्ट है वो आपको अपने हिसाब से ही सॉल्व कर लेना चाहिए। 50% पार्ट जो है शुड बी शॉर्ट सेल्फ, अपने आप से सॉल्व करना चाहिए, आना चाहिए आप पे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं। और जो रिमेनिंग 50% बचता है आपका डीपीएससी का, रिमेनिंग 50% वो आप फिर डाउट सेशन में, जब मैं या सर जब भी क्लास लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि भाई क्या डाउट्स हैं आपके, तो वो डाउट में हम लोग 50% कवर करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को। होता क्या है, हो क्या रहा है, मैंने एक दिन और बोला था आप लोगों को, हमारी जो क्लास है उसमें 2 तरह के, तीसरे कैटेगरी का बच्चा तो है नहीं हमारे पास क्लास में। हमारी क्लास में 2 ही कैटेगरी के बच्चे हैं, एक तो है लक्ष्य कैटेगरी का बच्चा और दूसरी जो टाइप का बच्चा है वो है धैर्य कैटेगरी का बच्चा, है ना। चुलबुल टाइप के बच्चे हमारी क्लास में नहीं है। तो ये जो लक्ष्य कैटेगरी के बच्चे हैं ये क्या करते हैं, ये तो 50% से भी ज्यादा कर ले जाते हैं इस डीपीएससी को, क्योंकि मेहनत कर रहे होते हैं घर पे, सेल्फ स्टडी इनकी बहुत अच्छी होती है। और कुछ एक परसेंटेज जो बचता है 30-20% वो सर के साथ डाउट क्लियर करके और ऑब्जेक्टिव शीट क्लियर कर लेते हैं अपनी। बट जो धैर्य कैटेगरी के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हैं तो रेगुलर क्लासेस के अंदर, वर्क भी करते हैं, बट उनका मेहनत उतना नहीं है, तो वे क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन जो है वो पूरा सर के लिए छोड़ के रखते हैं, या तो इसमें से केवल 20% पार्ट कवर करते हैं। तो जब हम लोग क्लास में आते हैं तो क्लास के अंदर हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, आप लोग जानते हुए हमारे पास 4 क्लासेस हैं जिसमें हमें सिलेबस भी कवर करना है और डीपीएससी भी कवर करना है। तो ये जो लक्ष्य कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने 50-70% ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वो तो हमारे फास्ट वे में आ जाते हैं और हम लोग उनको इजीली डीपीएससी सॉल्व करवा देते हैं। बट जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया है, जो ये चुलबुल वाले बच्चे हैं, ये 0 ही करते हैं बिल्कुल, है ना। अब ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, इनका 0% सॉल्व हो रहा है, सेल्फ वर्क इनका 0 है, सेल्फ स्टडी 0 है इनकी। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब मैं आंसर सॉल्व पिक करवाना स्टार्ट करता हूँ तो यस सर तो ये बोलते हैं, नो डाउट यस सर समझ में आ गया, बट एक्चुअल में इन्होंने घर पे सेल्फ स्टडी नहीं की होती है, तो इनको समझ में ही कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये केवल टिक कर रहे होते हैं कि पहले का आंसर ये है, सेकंड का आंसर भी है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। क्योंकि आप जब सेल्फ से करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 50% क्वेश्चन हमारी रेंज वाले हैं, ये हम इजीली सॉल्व करते बनते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 50% उनको भी रीड करोगे आप एटलीस्ट, भले ही से बन नहीं रहे हैं आप पे, बट रीड तो करोगे ना। और जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपकी, और जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ना क्लास के अंदर, तो फिर एकदम करेक्टली आपको क्लियर होगा आपके दिमाग के अंदर कि हाँ सर ये वाला डाउट मुझे था और ये मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। बट जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने का क्या मतलब है। आप पहले प्रॉब्लम क्रिएट तो करो, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करना है, डीपीएससी को सॉल्व करके। तो पहला जो हम लोगों की क्लासेस का प्रोग्राम होता है डीपीएससी प्रोग्राम, उसको वही बच्चे यूज कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। और ये बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स बोलते रहते हैं कि भाई डीपीएससी का कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो डीपीएससी का प्रॉब्लम एक ही तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है। हम चाहें तो आपको एक ही यूनिट पर 500 क्वेश्चंस की भी डीपीएससी दे सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ाना हमारे लिए आसान है, हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास बहुत स्टडी मटेरियल है, बट इससे कोई अचीवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इससे हम बहुत सारा अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारा अचीवमेंट तब है जब मैं 100 क्वेश्चन दूं और 100 में से 70 क्वेश्चन तो आप सेल्फ कर रहे हो और बाकी 30 मुझे समझाने पड़ रहे हैं, तब अचीवमेंट। फिर 100 से 200 पर जाएंगे, फिर 300 पर, 500 पर। मैं आपको दिखाने के लिए यदि 500 क्वेश्चन की डीपीएससी बना के दे दूं और उसमें से बन ही आप पे 0 रहा है, कुछ बन नहीं रहा है आप पे, तो नंबर्स देखने से कोई काम नहीं होने वाला है।
काम तब बनेगा जब हम 50 क्वेश्चन की डीपीएसटी देते हो और उसमें से आप 30 क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व कर पाते हो। तो डीपीएसटी प्रोग्राम का मीनिंग ही ये है बच्चे कि आप लोगों पर जो भी आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, डीपीएसटी के अंदर, वो आपको सॉल्व करते बनना चाहिए। फिर एक और सेकंड पॉइंट है, देखिए मैं हम लोग सिस्टमेटिकली मैं आज बात कर रहा हूँ, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है बच्चे, आपको दिया गया है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बुक्स मिली हैं तो आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के नंबर बढ़ा लो कि ऑलरेडी सर हमारे पास इतनी सारी बुक थी, अग्रवाल क्लास से 2-3-4 बुक और मिल गई है 1 यूनिट की। जैसे आपको अभी फर्स्ट स्टडी मटेरियल मिला है इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 3 यूनिट्स कवर कर रहे हैं उसमें। अब स्टडी मटेरियल को वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने सबसे पहले तो आपने नोट्स स्टडी किए हों, क्लास नोट्स, क्लास के नोट्स। दूसरा एनसीईआरटी स्टडी किया हुआ, एनसीईआरटी पूरा आता हुआ आपको, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पूरे आते हो आपको। जब ये आप पूरा स्टडी कर लोगे तो फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी आपके लिए रहेगी स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल के बाद में फिर रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे लगाने चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या लगाने चाहिए आपका, नीट बेस्ड, ठीक है ना, और जेईई मेन बेस्ड। ये जो क्वेश्चंस हैं ये तभी लगा पाओगे आप जब नोट्स क्लास के क्लियर करोगे जो मैं लिखवाता हूं, न्यूमेरिकल्स करोगे एनसीईआरटी के पूरे, फिर स्टडी मटेरियल जो आपको दिया गया है उसको रीडिंग लगाओगे उसकी पूरी, उसमें कोई डाउट हो तो उसको अंडरलाइन करोगे, फिर जाओगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, नीट जेईई मेन की तभी तैयारी होगी। यदि आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नीट और जेईई मेंस को फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा बहुत अच्छा सजेशन है कि आप ऐसे जाइए स्टेप वाइज। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उछलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपका फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ये है स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है बच्चे, फर्स्ट स्टेप है आपके क्लास के नोट्स। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप है आपका स्टडी मटेरियल, और फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर कंपटीशन एग्जाम। बच्चा क्या कर रहा है, ना तो नोट्स प्रॉपर्ली रीड कर रहा है, ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगा रहा है, ना स्टडी मटेरियल कवर कर रहा है, और सीधा जंप करने की कोशिश कर रहा है यहां से यहां पर। तो आप जब बहुत सारे स्टेप्स को ओवरकम करोगे तो मुंह के बल मिलने वाले हो नीचे की तरफ आगे, और जो आपके साथ में होता है जनरली, क्योंकि हम सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जंप लगाते हैं। हम अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा कवर करेंगे, स्टडी मटेरियल पूरा लेंगे, और जब ये सब हो जाएगा तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बच्चे जाओगे तो आपको मजा आएगा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि 90% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, और 10% जो रिमेनिंग होंगे फिर वो आप सर लोगों के पास में आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप जीत जाओगे इस चीज में, और जेईई मेंस और एडवांस और नीट के लिए आप तैयारी कर जाओगे। और यदि अदरवाइज आप सोचते हो कि आप सीधा ही जंप लगाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर और सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पे बनने लगेंगे, तो ये मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और मेजर प्रॉब्लम जो आप लोगों के लिए आ रही है वो है स्कूल एग्जाम्स को लेकर, ठीक है ना। क्या हो रहा है स्कूल्स के अंदर, तो कोई टारगेट, कोई ये वर्क नहीं है कि भाई हमको अच्छे से बच्चे को पढ़ाना और नीट जेईई मेंस एडवांस में सिलेक्शन करवाना है, उनका टारगेट है एनी हाउ आपका सिलेबस फिनिश करना। तो जब स्कूल एग्जाम में वो बोलते हैं 4 यूनिट्स आ रही हैं या 5 यूनिट्स आ रही हैं, और हमारा चल रहा होता है सेकंड थर्ड यूनिट, वहां आ रही है 7th यूनिट, तो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस कराएं। जैसे इसके पहले मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस दी हुई हैं, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी थी मैंने रिवीजन फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ बच्चों को मैंने एक्स्ट्रा क्लास अभी दे रहा हूँ रेगुलरिटी में, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के बच्चों को, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो तो बिल्कुल लास्ट वाला यूनिट है। अब उन्होंने कैसे ले लिया है लास्ट वाला यूनिट, क्योंकि स्टार्टिंग तो कवर हुआ नहीं है, और बिल्कुल लास्ट वाला यूनिट यूज किया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लास्ट वाला यूनिट है। बट फिर भी हमें तो वर्क करना है ना, हमें तो अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो इसके लिए एक ही चीज हो सकती है कि आप पहले से मुझे प्लानिंग बताएं अपने स्कूल की, कब एग्जाम होने वाला है, कौन कौन सी यूनिट आने वाली है, ताकि हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उनके प्रॉपर शेड्यूल बना सकें और हम लोग अपने टाइम को उसके अंदर यूज कर सकें और हम लोग भी अपने शेड्यूल को फिक्स कर सकें। क्योंकि जब तक हमारे शेड्यूल फिक्स नहीं होंगे आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल नहीं पाएगी। तो एक्स्ट्रा क्लास लेने का और स्कूल एग्जाम से जीतने का एक ही तरीका है कि आप लोग पहले से सर के पास में लिखवाएं कौन से स्कूल से हैं आप, कौन कौन सी यूनिट आ रही है, कौन सी डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो भी एक्स्ट्रा क्लास होनी है आपकी वो हो जाएगी।
होता क्या है, कभी कभी बच्चे बिल्कुल सडनली आते हैं हमारे पास में और बोलते हैं कि सर 2 डेज बाद हमारा एग्जाम है और हमारे पास में ये इतनी यूनिट आ रही है। अब आप सोचो जरा कि यदि मेरे पास में 3rd यूनिट तक मैंने कवर किया है और आपकी यूनिट में 7th यूनिट तक आ रहा है, तो कितनी यूनिट रिमेनिंग रह गई आपकी? 3। और आप बोलते 1 डे के अंदर 3 यूनिट का रिवीजन करवा दीजिए। तो पहले तो आपने पढ़ा नहीं क्लास के अंदर उसको, और आप जब 3 यूनिट्स को एक साथ कवर करवाना चाहोगे एक दिन में, तो मैं तो कवर करके चला जाऊंगा, मैं पढ़ा के भी, बट आपको कितना समझ में आएगा वो आप समझ सकते हो, क्योंकि 3 यूनिट्स को एक ही क्लास के अंदर, है ना, कवर करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। तो आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए जो आप है वो पहले से ऑर्गेनाइज करवाए, पहले से आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो स्टाफ है और हमारे जो टीचर्स हैं, उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाइए बच्चे, ठीक है ना। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब है जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आप मुझे ही आके बोले। आप भानु सर हैं, प्रशांत सर हैं, राकेश सर हैं, आस्था मैम है, किसी को भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो सर को आप डिस्कस नहीं कर सकते हो या सर लोगों से सीधा नहीं बोल सकते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, उनको भी लिखवा सकते हो आप कि सर हमारे स्कूल में ये यूनिट्स आने वाली हैं और हमारा इतना अभी सिलेबस केमिस्ट्री में हुआ है और हम लोग इसमें एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं। नो डाउट वो मैसेज सीधा हम तक पहुंच जाएगा और हम लोग आपस में मिलके और आपकी क्लास ऑर्गेनाइज करवाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम और आप मिलकर जब काम करेंगे तभी स्कूल एग्जाम में हम अपने रिजल्ट बना पाएंगे, क्योंकि जेईई मेंस, नीट और एडवांस के पहले तो स्कूल का एग्जाम है ना हमारा। यदि हम स्कूल के एग्जाम में फेल हो जाते हैं या हमारे कम नंबर्स आते हैं, तो 2 जगह हमें आंसर करने होते हैं इसके। एक तो हमारे टीचर्स को कि क्यों हमारे नंबर कम हुए या फेल हो गए हम, और दूसरा आंसर करना होता है हमें अपने पेरेंट्स को। सबसे ज्यादा जो टेंशन में आने वाले होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपके ऊपर 2 जगह पैसा लगा रहा है, एक तो स्कूल और दूसरा कोचिंग। तो पेरेंट्स को लगता है कि जब हम कोचिंग बच्चे को भेज रहे हैं तो हमारे लिए तो स्कूल का रिजल्ट चाहिए ना। आप स्कूल में फेल नहीं हो सकते और कम नंबर क्यों आ रहे हैं आपके स्कूल में? और सीधी बात है, ये सही भी है, ईमानदारी वाली बात यही है, पेरेंट्स का ये बोलना भी सही है कि भाई बच्चे के हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, या बच्चा हमारा फेल कैसे हो गया, केमिस्ट्री में हो गया या फिजिक्स में हो गया या मैथ्स में हो गया, या उसके कम नंबर क्यों होंगे। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमने प्री प्लानिंग नहीं की है। आप ऐसा सोचते हो यदि कि आप कोचिंग की स्पीड को स्कूल की स्पीड के बराबर कर दीजिए, तो फिर मामला स्कूल और कोचिंग में कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्कूल की स्पीड को हम लोग कभी कवर नहीं कर सकते हैं। स्कूल में तो आज आपका यूनिट बोर्ड पर लिखा गया और अगले दिन वो अनाउंस कर देते हैं कि ये यूनिट फिनिश हो गया और अगला यूनिट वो बोर्ड पर लिख देते हैं। ऐसी फॉर्मेलिटी हम कोचिंग के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हम कोचिंग की स्पीड को और स्कूल की स्पीड को इक्वल लेवल पर नहीं ला सकते हैं। तो फिर इसको सॉर्ट आउट कैसे करें इस प्रॉब्लम को? इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्लास भी तब जब आप पहले से हमको बता के रखोगे कि सर हमारा एग्जाम किस डेट पर है। और ये जरूरी नहीं कि ये टीचर्स को ही आप बताओ, क्योंकि टीचर ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है, बट आपका जो मैनेजमेंट है वो तो ऑल टाइम अवेलेबल है आपके लिए। तो आप मैनेजमेंट के पास जाइए और मैनेजमेंट से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए और वहां से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। यदि मैनेजमेंट जो है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा है या आपने प्रॉब्लम बताई और फिर भी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तब की बात है कि आप टीचर को डायरेक्ट बता सकते हैं। और हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो जो भी आप हल्की से हल्की प्रॉब्लम भी बताते हो वो सीधा हम लोगों के साथ शेयर करता है। ऐसा एक कोई सिंगल वर्क नहीं है जो आपने बोला हो कि ये सर करवाना है हमको और हमारे मैनेजमेंट ने हमारे साथ उस चीज को डिस्कस ना किया हो। इवन आपकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जो है, तो आप मैनेजमेंट के साथ में कोऑपरेशन करो, कोऑपरेटिव रहो, ठीक है ना, और उनके साथ मिलकर वर्क करो, क्योंकि ये टीम वर्क है। इसमें टीचर मिले हुए हैं आपके साथ में, आप खुद हो और मैनेजमेंट है, ठीक है ना। जब हम तीनों लोग आपस में मिलेंगे और अच्छे से काम करेंगे तभी हम आउटपुट निकाल पाएंगे, तभी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो रिजल्ट बनाना है तो हमें स्कूल एग्जाम्स की प्री प्लानिंग करनी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचो कि स्कूल की स्पीड के बराबर कोचिंग स्पीड होगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक और चीज है कि बच्चे जो है वो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। रेगुलर क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चे। देखिए जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो तो तब के लिए बनाए जा रहे हैं कि मान लो बाई चांस आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, कोई वैलिड रीजन है, तो आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उसमें से देख के उसको कवर कर सकते हैं। बट जो फिजिकली आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो ऑफलाइन मोड पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका एक अलग मीनिंग है, वो आप लोग भी समझते हो। ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब आपको मौका मिला हुआ है, देखिए कोविड से हम लोग बाहर आ गए हैं, कोविड के टाइम पर तो हम लोग मजबूर थे कि हमें ऑनलाइन मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ रहा था। अब तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑफलाइन भी जा सकते हैं ऑनलाइन। मेरा ये बोलना है कि सभी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको बच्चे रेगुलर मोड पर ज्वाइन करिए, ठीक है ना।
यदि आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो रेगुलर मोड पर तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ऑनलाइन मोड पर जा सकते हो। और एक और चीज है, ये जो वीडियोस बन रहे हैं, इन वीडियोस को बनाने में हमारा जो मैनेजमेंट है और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत मेहनत करती है, ठीक है ना, और आप लोगों तक उन वीडियोस को पहुंचाती है। तो उन वीडियोस को अच्छे से यूज भी करिए बेटा, क्योंकि जब आप वीडियोस को देखोगे ना, तो मान लीजिए आपने ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन की है तब भी वीडियो देखिए। उसका रीजन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऑफलाइन मोड पर जब क्लास को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो सुन नहीं पाते हैं, या टीचर जो समझा रहा होता है उसको हम ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, जब वीडियो में हम दोबारा से रिपीट करके उसको सुनते हैं तो हमको एक एक चीज समझ में आती है, हम उसको पॉज नहीं कर सकते हैं और एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुन सकते हैं कि सर ने क्या बोला था, इस टॉपिक पर क्या बोला था। तो एक तरह का एक क्विक रिवीजन होता है। आप सोचो जरा, एक टाइम था जब हम लोगों को रिवीजन क्लास लेनी पड़ती थी, क्लास एक यूनिट हुआ फिर उसका रिवीजन क्लास लेनी पड़ती थी। अब तो रिवीजन क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्लास करवाई है उनके वीडियो लेक्चर आपके पास हैं, तो आपको रिवीजन तो आप घर पे ही कर सकते हो। आपने कोई एक लेक्चर अटेंड किया और आप इमीडिएटली जाइए और घर पे 1-2 दिन के अंदर उसका रिवीजन लीजिए और प्रॉपर्ली उसके नोट्स भी तैयार करिए कॉपी के अंदर और सिस्टमेटिकली एक एक चीज को सुनिए, पॉज कर करके सुनिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीजें बोली जा रही है। कई एक बार हम लोग ऑफलाइन क्लास में ध्यान से टीचर्स की बात को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजू बाजू में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चे बात करते रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हो सकता है कोई चीज पे हमारा ध्यान ही नहीं, या हम खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं बातचीत में, है ना। तो क्या कई एक बार क्या होता है, टीचर तो आगे बढ़ जाता है बोलकर और हम उनकी बात को सुन ही नहीं पाते हैं। बट वीडियो लेक्चर्स आपको इस चीज में हेल्प करेंगे और वहां पर आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो लेक्चर्स को बहुत यूज करिए बच्चे, वो आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे। और सभी बच्चों को मेरा ये बोलना है कि रेगुलर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे वो रिजल्ट भी लेके आएंगे। जो बच्चे इरेगुलर होंगे, एक क्लास का छोड़ना मतलब आप समझ लीजिए कि आप 10 लेक्चर्स पीछे चले गए। एक लेक्चर पीछे नहीं गए हैं आप, ठीक है ना, आप 10 लेक्चर पीछे चले गए हैं, पीछे की तरफ चले गए। एक क्लास, सिंगल क्लास, क्योंकि आपने जब एक क्लास छोड़ी ना तो अगली जितनी भी क्लास होने वाली है उनमें जो कुछ समझाया जाने वाला है वो आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो बहुत सारी क्लासेस में आप आओगे बट प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी खत्म हो गई है आपकी। वीडियो लेक्चर से समझोगे नो डाउट आप, मान लो कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, बट वीडियो लेक्चर और ऑफलाइन मोड में बहुत फर्क होता है। तो प्लीज आप लोग रेगुलर क्लास जरूर ज्वाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को करना चाहिए। जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लासेस में नहीं है, स्कूल एग्जाम के टाइम पर भी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों के लिए हम टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस वीक इन केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेस्ट लिए नहीं है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला और कौन सा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। तो जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो हम लोग एक शेड्यूल फिक्स करेंगे, कौन से डे पर होंगी वो आपको भानु सर बता देंगे, किस डे पर किस टाइम पर आपके टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे या सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्कूल के टेस्ट अलग होते हैं, कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में क्या आने वाला है और कंपटीशन एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, तो दोनों तरह के टेस्ट हम लोग लेते हैं। पहला तो हमारा फोकस होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट कवर करें और सब्जेक्टिव भी, क्योंकि आप लोगों को 12th और 11th एग्जाम भी देना है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे आपके लिए। यहां से आपका कंपटीशन बनता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट से और सब्जेक्टिव से बनता है 11th और 12th का रिजल्ट। तो दोनों टाइप के टेस्ट कंपलसरी होने चाहिए, सभी बच्चों को कंपलसरी अटेंड करने चाहिए टेस्ट के रिजल्ट से हमको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ने वाले हो और कौन से बच्चे को कितनी प्रॉब्लम है। मान लो मैंने कोई टेस्ट आपका 50 मार्क्स का किया और उस 50 मार्क्स में से कुछ एक बच्चे 20 लेके आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं 30 लेके आ रहे हैं और कुछ बच्चे 40 प्लस कर रहे हैं। हमें कैटेगरी पता चलती है बच्चे की कि कौन सा बच्चा ए कैटेगरी का है, कौन सा बी और कौन सा सी। ये हम आपको नहीं बताएंगे कि आप सी कैटेगरी के बच्चे हो, बट हमारे माइंड में ये चीज फिक्स हो जाती है कि ये वाला जो बच्चा है ना जो हम सी कैटेगरी में रख रहे हैं, वो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करने वाले कौन सा बच्चा सी कैटेगरी में है। उन बच्चों के साथ हमें एक्स्ट्रा वर्क करना है और ऐसे बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हैं कि चलिए बच्चे आपको प्रॉब्लम है ना केमिस्ट्री के अंदर, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं अलग से बुला के आपको, ठीक है ना। बी कैटेगरी के अंदर जो बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास करके, और जो बच्चे ए कैटेगरी में हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो क्रीम लेयर स्टूडेंट्स हैं उन पर हम और वर्क करके हम अपना रिजल्ट और इम्प्रूव करवा सकते हैं और कॉम्पिटिशन उनको लेके जा सकते हैं। ये सभी बच्चे कॉम्पिटिशन वाले बच्चे ही रहेंगे, बट इनको इम्प्रूव करना होगा, यहाँ सी से बी में लाना होगा और बी वालों को ए में लाना होगा। बट ए वालों के लिए
आसान रहेगा थोड़ा सा काम। एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यदि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा बच्चा हमारा बिलो एवरेज है, कौन सा एवरेज है और कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। और ये हमें तभी पता चल सकता है जब आप लोग टेस्ट में इन्वॉल्व होंगे। तो टेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको अरे सर टेस्ट देंगे तो हमारा 20 मार्क्स आए तो सर तो हमें सी कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो ये तो हमारे लिए बेइज्जती वाली बात हो गई कि हम सी कैटेगरी में सर की नजरों में आ गए। ये जरूरी है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको मर्ज बताते हो ना आपको कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तभी तो डॉक्टर उसको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, ठीक है ना। वो सही मेडिसिन देता है। यदि आप बताओ नहीं, उससे छुपा लो कि आपको क्या है, तो क्या डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। वैसे ही जब आप अपने टीचर को अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे और प्रॉब्लम्स बताओगे तभी तो टीचर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, है ना। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब टीचर को प्रॉब्लम बताओगे आप, और टीचर को आप प्रॉब्लम नहीं बताने वाले हो ये भी मुझे अच्छे से पता है डायरेक्ट आके, ठीक है ना। तो वो एक ही तरीका उसका हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को निकालने का टेस्ट। टेस्ट से हमें पता चलता है कौन बच्चा ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहा है और कौन बच्चे को थोड़ा कम प्रॉब्लम है और कौन सा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बच्चे को हम अलग से बुला सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि बेटा आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्टडी का, टेस्ट सीरीज। और वो हम लोग इस वीक से केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में तो शायद चल ही रही है, बट केमिस्ट्री में इस वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टेस्ट में आप इन्वॉल्व रहिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए पूरी मेहनत के साथ। हम लोग टेस्ट उन्हीं मिनट्स में लेंगे जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक कवर कर चुके हैं। सिंपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। एवरेज टेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ा सा एवरेज से ऊपर जाते हैं, अब एवरेज पेपर सेट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पेपर कभी भी सेट नहीं करते हम, वो तभी सेट करते हैं जब बच्चे का एक बार पूरी यूनिट्स का रिवीजन दे देते हैं। तो ये केवल प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब यदि आप 50 में से 40 प्लस कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ सर अब हम ये वाली यूनिट कवर कर सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में हम जा सकते हैं, नीट और जेईई मेंस में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है हमारा, हम एक स्टेप आगे जाते हैं। आप सोचो कि सडनली एक ही बार में पूरी तैयारी हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी तैयारी के लिए छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। सिंगल स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। तो स्टेप वाइज हमको वर्क करना होगा, एक एक यूनिट को जाके तैयार करना होगा। आप सोचो कि एक ही बार में आप, यही प्रॉब्लम हो रही है कि जब आपको एक स्कूल एग्जाम का टाइम टेबल मिलता है तो आप लोग सीधा तैयारी करने में जुट जाते हो। वो तलवार लटकने लगती है आपके सिर के ऊपर, सर के पास भी जाते हो, सर एक्स्ट्रा क्लास करिए, ये करिए, इतना एक्टिव दिखते हो कि लगता है यही बच्चा पढ़ने वाला है और यही मेहनत करता है। और जैसे ही स्कूल एग्जाम निकलता है तो बच्चे वापस से ट्यूटर हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो आप स्कूल एग्जाम के टाइम पर जितना एक्टिवली स्टडी कर रहे थे उतना ही एक्टिवली आपको हमेशा स्टडी करना है और अपनी यूनिट्स को तैयार करना है। तो आपको अचानक से बहुत सारा मेहनत करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा आप अपने स्टडी के लिए आप अपने घर पर अपना टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल सेट करिए इन द सेंस है मेरा कि आपके लिए हो गया फिजिक्स, आपके लिए हो गया केमिस्ट्री और आपके लिए हो गया मैथ्स। अभी मैं 3 सब्जेक्ट ही लिख रहा हूं, और भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे आपके ऑप्शनल पीई है, आईपी है, वो मुझे नहीं पता कौन से बच्चे ने क्या लिया है। इनका एक टाइम फिक्स करिए कि आप कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और पर डे उतना घंटे उसको रिवीजन में लेना है आपको। बच्चे अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर रहे हैं। आप जो है आपकी जो स्टडी है वो फोकस नहीं है। जब तक आप अपनी स्टडी को फोकस नहीं रखोगे, ठीक है ना, आपने टारगेट अपने गोल सेट नहीं करोगे, लक्ष्य कैटेगरी में नहीं आओगे, तब तक आपका जेईई मेंस, नीट या एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन चाहिए है तो आप जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, है ना। कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, हम लिमिटेड टाइम में ज्यादा वर्क कैसे, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मॉर्निंग से आप आफ्टरनून तक, ठीक है ना, स्कूल्स के अंदर हैं बिजी, फिर जस्ट उसके बाद कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप इवनिंग टाइम तक कोचिंग क्लास में रहते हो, फिर जाके कोई आपसे बोले स्टडी करना है तो ये थोड़ा सा लगता है कि कैसे स्टडी करेंगे, बच्चे का शरीर थक जाता है, ठीक है ना, थकान आती है, ठीक है। बट आपको उसी शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसा टाइम फिक्स करना है कि आप 11 बजे रात तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को कम से कम 1-1 घंटे कवर कर लें, और फिर मॉर्निंग आवर्स में आप जल्दी उठें थोड़ा सा, और फिर वापस से जो चीज आपने रात में पढ़ी थी उसको रिवीजन में लें, फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, और अदर सब्जेक्ट जो भी ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के ऑप्शनल सब्जेक्ट भी थोड़ा टफ है, जैसे सीएस हो गया या आईपी हो गया,
इनको पढ़ना पड़ता है आपको, नहीं पढ़ोगे तो वो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं आपके, तो उनको भी स्टडी में लीजिए। इंग्लिश भी, यदि किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है तो उसको भी स्टडी में लीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ये 3 सब्जेक्ट स्टडी करने, तो बट ये मेन सब्जेक्ट हैं आपके जो आपको सिलेक्शन करवाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से इनकी टाइम टेबल सेट करिए और इनको स्टडी में लीजिए। बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप रिजल्ट बना रहे हो तो 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, जिसको हम रेगुलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी। और सेकंड होती है स्पीड, कितनी स्पीड है आपकी। आप लोगों ने बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हो टर्टोइस की और रैबिट की, कि जब दोनों ने साथ में दौड़ लगाना शुरू किया, कछुए और खरगोश ने, ठीक है ना, तो आखिर में जाके कछुआ जीता। बट ये रॉन्ग है, ठीक है ना, आखिर में जाके जीतता वही है जो स्पीड में रहता है। बट हमारे लिए क्या बनना है सर, बच्चे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या बनना है सर, रैबिट की जैसी स्पीड रखना है या फिर टर्टोइस की जैसी कंसिस्टेंसी रखना है। देखो कंसिस्टेंसी थी उसके पास में, वो धीमी स्पीड से चल रहा था बट चलता रहा, और रैबिट जो था वो फास्ट चल सकता था, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया तो बीच में सो भी गया, और लास्ट में जाके वही जीता जो कंसिस्टेंट बंदा था, जो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरिटी के साथ चलता रहा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या कंसिस्टेंस होना चाहिए या फिर हमें स्पीड वाला बंदा होना चाहिए। बच्चे एक स्टूडेंट के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यू शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अ रैबिट एंड आल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अ टर्टोइस, ठीक है ना, दोनों की प्रॉपर्टी, कछुए की और खरगोश दोनों की हमारे अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमारी जो कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी, वो कछुए के जैसी होनी चाहिए, और हमारी जो स्पीड है वो रैबिट के जैसी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी ना हमारे अंदर, तो फिर हम कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर पाएंगे। मतलब हमें दोनों चीजों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम धीमे चलते हुए काम कर लेंगे, स्पीड भी हमें मेंटेन करनी है। पर डे हमें कम से कम 30 क्वेश्चन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 40 क्वेश्चन लगाने हैं, स्पीड हमारी बराबर मेंटेन होनी, और रेगुलरिटी भी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी इन द सेंस, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 1 वीक में 3 डेज तो बहुत अच्छा पढ़ लिया और बाकी के 3 डेज पर वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये रेगुलरिटी नहीं है आपकी। रेगुलरिटी इन द सेंस होता है कि पर डे आपकी सेल्फ स्टडी भी और स्कूल कोचिंग स्टडी बिल्कुल रेगुलरिटी में चलनी चाहिए। आप रेगुलर होने चाहिए और कंसिस्टेंस होने चाहिए। जब ये दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी तो आपका रिजल्ट निकलेगा बेटा। रिजल्ट वही बच्चे बना पाते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी होती है और साथ में रेगुलरिटी होती है। और एक और वर्ड मैं बहुत यूज करता हूं, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। अभी ये स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर क्या होती है, किसी चीज को पाने की चाहत, है ना। यदि वो अंदर है आपके तो आपका सिलेक्शन आना ही आना है। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन को डिस्कवर किया था, और जब उन्होंने ये डिस्कवरी की तो उनको 1000 टाइम फेल होना पड़ा इस डिस्कवरी में, इतने बार, 1000 बार। थॉमस अल्वा ने इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया था, 1000 टाइम्स 2000 टाइम्स फेल हुए, और उन फेलियर्स के बाद फिर उनको अचीवमेंट मिला, उन्होंने उनको डिस्कवरी की। तो जब कोई न्यूज रिपोर्टर रुडोल्फ डीजल के पास गया और उसने उनसे पूछा कि सर आप 1000 टाइम्स फेल हो गए इस डिस्कवरी में और उसके बाद आपको ये सक्सेस मिली, तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी इस सक्सेस के बारे में। तो उन्होंने उस न्यूज रिपोर्टर को, वो रिवर के किनारे, नदी के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा हिट किया, वो जंप कर गया नदी के अंदर, और फिर उन्होंने उसके सिर को पकड़ लिया पानी के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए। और जब वो पानी के अंदर था तो आप जानते हैं कि पानी के अंदर किसी बंदे को रख दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। और फिर उन्होंने जब उसको बाहर निकाला तो उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे और जब मैं तुम्हें प्रेस कर रहा था अंदर की तरफ, तो तुम कैसा फील कर रहे थे, किस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो उस न्यूज रिपोर्टर ने बोला सबसे ज्यादा मुझे जरूरत थी ऑक्सीजन की, और मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था कि मुझे एनी हाउ मैं ऊपर जाऊं और मुझे ऑक्सीजन मिले। तो बोलते हैं जैसे तुम्हें ऑक्सीजन उस टाइम पर की जरूरत थी और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी कि मुझे एनी हाउ ऑक्सीजन चाहिए है, वैसे ही यदि हम अपने गोल को, जिसको हम सेट करते हैं, उसको पाने की हमारी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होती है, तो फिर ये जो फेलियर्स हैं वो मायने नहीं रखते हैं कि मैं 1000 टाइम फेल होगा, क्योंकि मेरा गोल तो वही था कि मुझे वो डिस्कवरी करनी है, उस तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो फिर कोई मैटर नहीं करती है ये सब चीजें कि मैं कितने बार फेल होगा। तो फेलियर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है पहले टेस्ट में फेल हो जाए आप, सेकंड में फेल हो जाए, थर्ड में, फोर्थ में, हो सकता है 100 टेस्ट हो, 100 में फेल हो जाए, बट 101 टेस्ट में जब आप पूरे नंबर लेके आओगे तो वो आपकी सक्सेस कहलाएगी। फेलियर से डरना नहीं है, फेल होने से डरना नहीं है। स्कूल एग्जाम्स में थोड़े कम नंबर आए, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। अरे आप सोचो जरा, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जब फेलियर से नहीं डरे, है ना। बताओ, जिसको पूरा नॉलेज हो और वो 1000 टाइम फेल हो जाए किसी चीज में, उसको कैसा लगता होगा, कैसी फीलिंग आती होगी कि मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी फेल हो रहा हूं। बट वो 1000 टाइम फेल हुए उस डिस्कवरी में, फिर भी उन्होंने अपने वर्क को जारी रखा। जब आप किसी काम को करते रहते हो ना, तो उसमें धीरे धीरे करके परफेक्शन आता है,
और परफेक्शन के बाद ही बच्चे रिजल्ट बनते हैं। तो यदि आपको रिजल्ट बनाना है और अपने वर्क में परफेक्शन चाहिए है तो एक तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी, फेलियर से घबराना नहीं है और स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें हमारी टारगेट फिक्स होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठे हुए जितने भी बच्चे हम लोगों के पास आते हैं सभी के सभी बच्चे नीट में ही, जेईई मेंस और एडवांस में ही जाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों का टारगेट कुछ अलग हो कि सर हमको तो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके हमको तो आईएएस में जाना है ना, हमको तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो आप अपने टारगेट फिक्स रखिए, आप अपने आप में क्लियर रहिए कि आपको क्या लाइन चूज करना है। जरूरी नहीं कि हर एक बंदा डॉक्टर ही, इंजीनियर ही बन जाएगा, है ना। तो आप अपने टारगेट जब सेट कर लोगे ना, फिक्स गोल सेट कर लोगे, तो आपको फिर क्लियर रहेगा, आपका रास्ता भी क्लियर होने लगेगा। तो 2-3 चीजें याद रखो आप लोग, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। यदि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर हो गया तो फिर ये जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि सर ने कम पढ़ाया, सर ने ऑब्जेक्टिव कम करवाए, यहां पर कम हुआ, सर मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, सर मैं स्कूल एग्जाम में कम नंबर लेके आ रहा हूं, सर ये सब प्रॉब्लम इजी लगने लगेंगी आपको। इनका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका गोल तो सेट है। फिर आप एनी हाउ अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे, और जब आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ोगे ना तो फिर सबको आप अपने पास ले लोगे, ठीक है ना। आप लोगों ने वो मूवी देखी थी शाहरुख खान की, उसने बोला था जब आप किसी चीज को पाने की चाहत रखते हो, है ना, और बहुत ज्यादा चाहत रखते हो अंदर से, तो पूरी कायनात आपको उस चीज तक पहुंचने में मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। तो आप सोचो जरा कि आपका टारगेट है एडवांस, तो एडवांस तक आपको पहुंचना है, तो आप बिल्कुल पूरा लग जाइए उसके लिए, और उसके लिए फिर छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स वो जो है ना वो हट जाएंगी, ठीक है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती, ठीक है ना। जो बंदे कोशिश करने के बगैर आप सोचते हो कि आपको कुछ मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। छोटी सी चींटी ऊपर की तरफ जब चढ़ती है तो एक दाना लेके, तो वो 10 बार, 1000 बार गिरती है, फिर ऊपर की तरफ चढ़ती है, फिर गिरती ऊपर, और आखिर में वो अपने रास्ते पर पहुंच जाती है और दाने को लेकर पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो हमें भी वही करना है। हो सकता है हम 10 बार फेल हो जाएं, 20 बार फेल हो जाएं, टेस्ट में कम नंबर आए हमारे, बट हमें अपने काम में लगे रहना है, कंसिस्टेंसी रखना है, रेगुलरिटी रखना है और स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर रखना है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम और आप मिलके सफलता हासिल करेंगे, आपका नीट में सिलेक्शन होगा, आप डॉक्टर बनेंगे, मेंस एडवांस में सिलेक्शन होगा, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलेगा, और तब हम और आप मिलके पार्टी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।